मंच पर बैठे प्रमोद चौधरी जी, अभी जिन्होंने आपको हंसी की डोज दी राजेश चेतन जी, मुझे आशा है कि वो डोज आप बचाकर रखेंगे क्योंकि बहुत काम आएगी आपको। राजेश पोदार जी, किशोर बिंदल जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, गोकुल चंद जी, सुरेश अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, भूपेंद्र मालवीय जी, गोविंद जी, संदीप सिंगल जी, सभी ट्रस्टीज और सूरत के विशिष्ट नागरिक जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस स्कूल के फैकल्टी के मेंबर्स, मीडिया के मेंबर्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे देश के भावी कर्णधार आप सब छात्र और छात्राएं, आपको, क्योंकि आप कर्णधार हैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, स्कूल जो है वो अपने आप के अंदर, जब तक हम स्कूल में पढ़ते हैं तब तक उसके बारे में हम सोचते नहीं है कुछ। हम सोचते हैं ठीक है स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खत्म होगी बात। स्कूल के बारे में पता चलता जब आप स्कूल से निकल के चले जाते हैं, तब आप सोचते हैं कि काश मैं उस चीज को भी कर लेता तो कितना अच्छा रहता। तो स्कूल के अंदर इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज है, और जब मैं आपके स्कूल में आया तो मैं देख रहा था, क्योंकि फौज एक बड़ी अजीबोगरीब चीज कर देती है। वो अजीबोगरीब चीज ये होती है कि आप 5 मिनट के अंदर आकलन कर लेते हैं ये जगह अच्छी है कि खराब है, और उस 5 मिनट के अंदर मुझे पता चला कि आपका स्कूल वाकई बहुत अच्छा है, बहुत फैसिलिटीज है। और मुझे पूरी आशा है कि जब आप अपना स्कूल पूरा करके जब बाहर निकलेंगे तो आप जहां पर भी जाएंगे एक अपने स्कूल की छाप लेकर जाएंगे जो आगे तक लोगों को दिखाई देगी। आपके यहाँ आने से पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसके कुछ पुराने, कई बार गलती से निकल रहे पुराने बच्चों से, लेकिन पुराने विद्यार्थियों के साथ उनके साथ मिलाप कर रहा था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि खासकर आपका और आपके अध्यापक अध्यापिकाओं का, टीचर्स का जो रिश्ता होता है उसको पहचानने की बड़ी जरूरत है। इसलिए कि अगर आप उस रिश्ते को पहचानेंगे तो आप आगे तक उसका फायदा उठाएंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं आप रोज उनको मक्खन लगाएं, ऐसा नहीं है। रिश्ता होता है, और इस रिश्ते के बारे में आपको बताता हूं। मैं जब क्लास 8th में था तो एक हमारे असिस्टेंट हाउस मास्टर आए थे जो हमारे हिंदी के टीचर थे, मार्कंडेय उपाध्याय, अभी भी जीवित है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहां पर हम लोग सितंबर के महीने में ट्रैकिंग और टूर्स के लिए जाया करते थे। बड़े बच्चे ट्रैकिंग के लिए जाते थे, छोटे बच्चे टूर्स के लिए जाते थे। प्रमोद को शायद याद होगा, एक और बैठे हुए यहाँ पर, उनको भी याद होगा। तो अब वो आदत के अंदर शुमार था, तो कुछ जो मेरी उम्र या मेरे से ज्यादा उम्र के हैं उन्होंने कुछ टाइम निकाला, उन्होंने उपाध्याय जी को कहा कि सर ट्रैकिंग के लिए चलते। वो भी ट्रैकिंग के लिए तैयार हो गए। ट्रैकिंग वगैरह कर कर एक जगह पर उपाध्याय जी एक ढाबे के अंदर गए। उन्होंने कहा भाई वो 4-5 बच्चे आ रहे हैं, जरा खाना लगा दो। 4-5 बच्चे आकर बैठ गए। तो उपाध्याय जी ने कहा तुमने खाना नहीं लगाया? बोला जी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कहाँ पर हैं, क्योंकि टीचर के लिए वो 60 साल बच्चे अभी भी बच्चे ही थे। तो ये रिश्ता जो है बहुत एक अहम रिश्ता है, और मैं चाहूंगा कि आप इस रिश्ते को पहचानें, क्योंकि इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा।
3000 बच्चे हैं स्कूल में, और जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, एक जो स्कूल की एक पहल है, बेटियों को पूर्णतः मुफ्त शिक्षा देना, फ्री शिक्षा देना, सुपर 40 का एक अलग ग्रुप, एक लोन की व्यवस्था, ये कुछ ही संस्थाएं कर सकती हैं, सब संस्थाएं नहीं कर सकती। और जो संस्थाएं ऐसा काम करती हैं, उन संस्थाओं की तो बढ़ोतरी होती है, पर उनके जो संस्था के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाकर बहुत नाम कमाते हैं, संस्था का नाम ऊपर है। किसी भी स्कूल के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना। कई बार हम लोग एक मॉडर्निटी के वाक्य के नीचे इस चीज को भूल जाते हैं। याद रखिए, हम सबकी पहचान हमारी भारतीयता से है, हम सबकी पहचान हमारी संस्कृति से है। आप कहीं चले जाएं, और हम सबकी पहचान हम अपने देश से कितने जुड़े हैं उससे है, और किसी से नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये संस्कृति बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। आप कई बार हम सोचते हैं कि हम हाय और बाय बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। कुछ नहीं होता उससे, ये कुछ दिन की बात है। अपने आप इसको आप पहचानेंगे, और आपके अंदर जो आपके माता पिता ने संस्कार दिए हैं और जो आपके स्कूल ने संस्कार दिए हैं, वो आपको मजबूत बनाएंगे जब आप स्कूल से निकलकर बाहर जाएंगे। जब तक आप स्कूल में, तब तक तो आप संरक्षण में बचे हुए, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर आप कैसा अपना काम करते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं, कैसे सक्सेसफुल नहीं होते, ये आपको आपका स्कूल सिखाएगा। और ये संस्कृति की जो एक नींव है, ये बहुत मजबूत नींव है, और जो नींव स्कूल देता है उससे बड़ी नींव कोई नहीं देता। कोई आपको नींव नहीं देगा इतनी। और इसलिए इस अच्छी संस्था का फायदा उठाइए, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करेगा कि देश का चेहरा क्या होगा जब आप बड़े हो। हम लोग नहीं रहेंगे ना, आप लोग रहेंगे, और आप जैसा देश को बनाएंगे, देश उतना आगे चलेगा। और मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आज देश ऐसे मोड़ पर है, ऐसे कगार पर है, ऐसी जगह पर है जहां हम बहुत आगे जा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जापान के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, मोदी जी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि जापान भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि हमें मोदी जी आपके ऊपर विश्वास है। अभी तक कभी नहीं हुआ। एक पर्सनल रैपो जिसको बोला जाता है, एक पर्सनल एक रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है, वो है। और ये जो चीज आज दुनिया के अंदर शुरू हुई है, आज की तारीख में, क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय में हूं तो मुझे पता है, जब मैं बाहर जाता हूं, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो वहां पर हम जाते हैं जहां पर उनके लोग बाग हमको ये ना बोले कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर की हमारे यहाँ विजिट करा। वो ये नहीं कहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की विजिट कराइए, वो कहते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर की हमारे देश में विजिट करा। क्यों भाई, ऐसा क्या है? कुछ तो है ना। और आप उस प्रदेश से हैं, आप एक ऐसे समाज से हैं जो कि जैसा चेतन जी ने बोला, जो अग्रणी रहता है, हर चीज का, हर समस्या का समाधान कर लेता है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि हम कहां तक जा सकते हैं। और इसी चीज को अगर आप लेकर चले तो मानकर चलिए, जो आप यहां पर पाएंगे और उसके बाद जो देश को देंगे, उससे जो देश जितना आगे बढ़ेगा, शायद उसका हम लोगों को अंदाजा नहीं। तो एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि अपने स्कूल की
सक्षमता को पहचानिए और उस सक्षमता में से अपने लिए कुछ लेकर आइए। कई बार जब मैं स्कूल के बच्चों से बात करता हूं तो उनको अपने स्कूल की जो एक प्रार्थना थी उसके बारे में जरूर बताता हूं। चेतन जी ने शायद इसको पहले भी सुना होगा, और सिर्फ इसलिए बताता हूं कि वो प्रार्थना एक अलग तरह का आपको भरोसा देती है, एक सब चीजों से परे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और प्रार्थना मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। किसने सुना मैथिली शरण गुप्त का नाम? बहुत बढ़िया, राष्ट्र कवि के नाम से मशहूर थे। और प्रार्थना बहुत छोटी सी थी, उन्होंने कागज के ऊपर लिखी, और जो हमारे स्कूल नया नया उस टाइम बना था तो उनको प्रिंसिपल साहब को दी। उन दिनों में प्रिंसिपल को हेडमास्टर बोलते थे, आजकल थोड़ा वर्चस्व बढ़ गया तो सब प्रिंसिपल है। और ये प्रार्थना इस प्रकार से थी, ईश्वर हमें समर्थ बना दे, ईश्वर हमें समर्थ बना दे, तन मन धन की शक्ति से, धन जरूर याद रखिएगा, तन मन धन की शक्ति से बने विश्व की सेवा हमसे, बने विश्व की सेवा हमसे, ज्ञान कर्म और भक्ति से हममें श्रद्धा और विनय हो, हमको कहीं न कोई भय हो, दूर रहे आसक्ति से, ईश्वर हमें समर्थ बना दे। बहुत छोटी चीज और मायने बहुत है। और शायद इसीलिए जब मैं सेना में गया तो एक सेना का जो एक माहौल होता है, और सेना का माहौल सिर्फ बहुत सीधा साधा माहौल होता है। सेना के माहौल के अंदर ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, सिर्फ अपने देश के लिए सोचने की भावना होती। हमेशा हम ये सोचते हैं कि मेरा देश सर्वोपरि है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। हम धर्म जाति वगैरह के बारे में नहीं सोचते। और जो बच्चे हिस्ट्री पढ़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, 1857 की लड़ाई, जो हम जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हालांकि ऑफिशियली उसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं लोग, लेकिन वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। और उसके बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आई कि भारतीय तो सब इकट्ठे होकर लड़े हैं, इनके अंदर धर्म के अंदर कोई नहीं बटा। और 1857 के बाद से उन्होंने एक नियोजित तरीके से देश को जाति के नाम पर, देश को धर्म के नाम पर, देश को समुदाय के नाम पर बांटना शुरू किया, और जिसकी मार हम आज तक झेल रहे हैं। तो जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तब आगे बढ़ेगा जब हम इन सब चीजों से ऊपर उठे। अपनी संस्कृति याद रखिए, अपना समाज याद रखिए, लेकिन देश को इनमें सबसे ऊपर याद रखिए। और जिस दिन आप इन विचारों के साथ चल पड़ेंगे, मानकर चलिए इस देश का दुनिया में कोई मुकाबला है, कोई भी मुकाबला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हर समुदाय को, हर बच्चे को, हर बेटे को, हर बेटी को वो सब कुछ मिल सके जो उसको मिलना चाहिए। और इसके लिए कोशिश की जा रही है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। और साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ विचारों की आज़ादी है, कुछ उस आज़ादी का दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ उसके अंदर कुछ कहानियां भी जोड़ते हैं और एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छे स्कूल के स्टूडेंट होने के नाते आप इन सब चीज़ों का अपने आप विश्लेषण करिए। जो अच्छी चीज़ है उसको अपनाइए, जो खराब चीज़ है उसको उठाकर फेंकिए।
जैसा किशोर जी ने कहा, उसको इतनी दूर फेंकिए कि आपका जीवन, आपका समाज, आपका परिवार, आपकी संस्था स्वच्छ रहे और आप अपने आदर्शों पर हमेशा कायम रहें। मेरा मानना है हमारे युवाओं में, हमारे छात्रों में बहुत शक्ति है। जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अगर आप अपने मन में ठान लें। कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपने निश्चय करना है। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं ये काम करना चाहता हूं तो मानकर चलिए वो अवश्य पूरा होगा। सिर्फ दृढ़ निश्चय होकर काम करिए। अगर आप सोचते हैं कि आप फर्स्ट डिविजनल डिस्टिंक्शन 99% मार्क्स करना चाहते हैं, एक दिन इस चीज का फैसला कर लीजिए और देखिए कि वो अपने आप पूरा हो। फैसला करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। और अंत में सिर्फ मैं यही कहूंगा, एक कवि की 4 लाइनें हैं जो कि बताती हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। और 4 लाइनें इस प्रकार से है विघ्न नहीं कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। कोई विघ्न नहीं, कोई रुकावट नहीं, निश्चय कर लीजिए। है विघ्न नहीं कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नग पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आपके अंदर तो इतनी ताकत है कि आप पत्थर को पानी बना सकते हो। कोई चीज नहीं जिसको आप नहीं उठा सकते। तो इस अच्छे स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स होने के नाते आपको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो हमारा विश्वास है आप लोगों के ऊपर भावी कर्णधार के रूप में, वो अवश्य आप उस विश्वास पर कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों से वापस उद्घोषण का प्रेरणा